हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, मैंने अपने रेगुलर चेस चैनल पर काफ़ी समय पहले साइंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाली थी। तो वहाँ पर मुझे यही सजेशन मिला कि आप इस चेस या फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स, फिजिक्स, आर्कोलॉजी वगैरह वगैरह सभी टॉपिक्स से रिलेटेड एक अलग चैनल शुरू कीजिए। तो मैं काफ़ी समय से सोच रहा था, मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि अपने नए चैनल पर कुछ रेगुलर वीडियोज़ डालूँ जो साइंस या आर्कोलॉजी, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे ऊपर ज़रूर हो। तो फ्रेंड्स, उस समय मुझे बहुत सजेशंस मिले थे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो उस समय जो मुझसे साराजीत घोष जी ने एक टॉपिक, बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था, वर्म होल और ब्लैक होल के बीच में डिफरेंसेस को समझाने के लिए। तो चलिए, आज की हमारी वीडियो यही रहने वाली है। पहले बात करते हैं हम ब्लैक होल्स की। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट कोई बहुत नया नहीं है। लगभग लेट 18th सेंचुरी, 1784 अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं, तो यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशंस, वहाँ एस्केप वेलोसिटी वाली इक्वेशन को यूज़ करके जॉन मिशेल ने पहली बार प्रपोज किया कि ऐसे तारे की मतलब उन्होंने ऐसे तारे की कल्पना की जहाँ से लाइट बाहर, उसकी ग्रेविटी से बाहर ही ना निकल पाए। तो उन्होंने कैलकुलेशंस की और बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस है। सूर्य के 500 गुना बड़ा अगर तारा होगा तो वो एक डार्क स्टार होगा, मतलब लाइट कभी बाहर निकल नहीं पाएगी वहाँ से। तो पहली बार जो वर्ड आया वो आया डार्क स्टार के नाम का। लेकिन उसके बाद काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जब पता रहेगी लाइट की, तो फिर काफ़ी इंटरेस्ट लोगों का ख़त्म हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। लेकिन सब कुछ बदला अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उसके कुछ ही महीने बाद सन 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने सब कुछ बदल दिया। उनकी आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को यूज़ करके पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड को कैलकुलेट किया या डिस्क्राइब किया, हम कह सकते हैं। उसके बाद बहुत साइंटिस्ट जैसे जोहान्स डॉर्स्टे, आर्थर एडिंगटन, जॉर्ज लिटमेयर, इवन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की खोज, जो चंद्रशेखर लिमिट है, जिसमें हमें पता लगता है कि एक अगर कोई तारा है वो सूर्य से 1.4 मासिस का है तो वो वाइट ड्रॉफ बनेगा या नहीं बनेगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। उसी तरह की इक्वेशंस को यूज़ करके रॉबर्ट ओपनहाइमर और उसकी टीम ने, जिसे हम कहते हैं टॉलमन ओपनहाइमर वॉल्कोफ लिमिट, कि कोई भी तारा ब्लैक होल बन सकता है या नहीं बन सकता, ये रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बताया। खैर, यहाँ तक भी काफ़ी कुछ ठीक ही था। ब्लैक होल इवन वर्ड काफ़ी पॉपुलर हुआ भी नहीं था, लोग इसे ग्रेविटेशनली कोलैप्स्ड ऑब्जेक्ट बोलते थे। रुचि बदली सब लोगों की 1958 में, जब डेविड फ्लिंकस्टीन ने काफ़ी कुछ बदला। उन्होंने इवेंट होराइजन का कॉन्सेप्ट दिया। इवेंट होराइजन ये हो गया कि एक लिमिट है ब्लैक होल का राउंड अबाउट, जहाँ उसके बाद अगर कोई इवेंट होता है तो वो ना हमारे यूनिवर्स पर कोई अफेक्ट डालता है, ना ही हम उसके बारे में पता कर सकते हैं किसी तरह का इन्फॉर्मेशन का लेन देन। चूँकि ब्लैक होल के अंदर जो चीज़ जा चुकी है अब किसी तरह से कोई बाहर तो आ नहीं सकती, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती बाहर, तो एक इवेंट होराइजन बना देती है। उसके बाद लोगों का नाम नज़रिया ब्लैक होल की तरफ बदला। स्पेशली ब्लैक होल टर्म जो पहली बार बताया गया 1960 में के दशक में, अर्ली 1960s में रॉबर्ट डिकी ने बताया। और इसका कंपैरिजन उन्होंने कहा किससे किया, ब्लैक होल प्रिजन इन कलकत्ता, जहाँ पर अंग्रेज़ों को बंगाल के नवाबों ने कैद किया था, सो कोल्ड कैद किया था। तो कि कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें कोई जाएगा तो वापस नहीं आएगा। उस तरह की कुछ जेलें थी जो बंगाल के नवाबों ने अंग्रेज़ों के लिए बनाई थी, जिन्हें ब्लैक होल्स कहा गया। उससे उनका कंपैरिजन किया। खैर, पहली बार ब्लैक होल को देखा गया 1970 में। इवन आइंस्टाइन मानते थे कि ब्लैक होल जैसा शायद कुछ एग्जिस्ट करे ही ना, लेकिन फिर भी फाइनल प्रेडिक्शन मिली। और प्रेडिक्शन किस हिसाब से मिली, जो 1784 में सोचा गया था कि किसी डार्क स्टार को किस तरह से देखा जा सकता है कि उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ रहा होगा उसके नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स पर। सिग्नस X1 भी कुछ इसी तरह से मिला। उसके चारों ओर एक तारा चक्कर काट रहा था। एक्चुअली में ब्लैक होल और एक तारे का वो बाइनरी सिस्टम है। उसके चारों ओर एक तारा चक्कर काटता है, उसका अनयूजुअल पाथ है, तो उसे डिटेक्ट करके वहाँ अंदाज़ा लगा लिया गया कि यहाँ पर एक ब्लैक होल है। खैर फ्रेंड्स, ये तो हुई ब्लैक होल की बात। अगर इसके बारे में और डिटेल में देखना हो तो एक मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है ब्लैक होल की, आप वहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं वर्म होल की। वर्म होल के कंसेप्ट को समझना उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसको समझने के लिए हम 2 डायमेंशनल सरफेस लेते हैं। जस्ट एक सिंपल पीस ऑफ पेपर हमने लिया। अगर उस पीस ऑफ पेपर पर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है तो सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन को जोड़ देते हैं, उससे हम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है? नहीं। शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन एक ट्रिक के साथ। हम उस पीस ऑफ पेपर को थोड़ा मोड़ देते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को नज़दीक ले आते हैं और बीच में एक होल कर देते हैं। और
पॉइंट बी को नज़दीक में रखते हैं, तो दो तरीके हम जाने के लिए, ए से बी तक अलोंग द सरफेस ऑफ दैट पेपर, या फिर थ्रू दोज होल्स, जिसमें वहाँ एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा कुछ बन जाएगा, तो उसकी सरफेस से हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा सकते हैं। ये है 2D एग्जाम्पल। अब इस चीज़ को विजुअलाइज करना इन 3 डायमेंशन, या इनफैक्ट मैं कहूँगा 4 डायमेंशंस, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पेस टाइम की जब हम बात करते हैं तो डायमेंशंस वहाँ 4 हो जाती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस विद टाइम एज अ 4th डायमेंशन। खैर, यहाँ तो वर्म होल का कंसेप्ट अगर हम इसे 3 डायमेंशन में ले जाए तो ये जो प्लेन पेपर है इसी 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर लेते हैं, और यहाँ जो होल्स बने हैं, यहाँ होल्स इस 3 डायमेंशन स्पेस में स्फीयर का काम करेंगे। और ये स्फीयर, अगर हम 2 स्फीयर्स ले लें, दीज स्फीयर समहाउ ग्रेविटेशनल या स्पेस टाइम के कर्वेचर के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट होंगे कि एक 1 डायमेंशनल ट्यूब से ये कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। क्या इस तरह के वर्महोल एग्जिस्ट करते हैं? पता नहीं, ढूंढा अभी तक नहीं गया है। थियोरेटिकली बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इन्हें बनाया जा सकता है? थियोरेटिकली यस, इन्हें बनाया जा सकता है। प्रॉब्लम आती है कि इनको होल्ड मेंटेन रखना, बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, मतलब बने और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये गायब हो गए। खैर, यहाँ आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ में वर्म होल का यूज़, इवन इंटरस्टेलर के अंदर जो उन्होंने सैटर्न के बराबर में एक वर्म होल पोर्टल बना हुआ है और वो ब्लैक होल के नज़दीक पहुंच जाते हैं उस पोर्टल को यूज़ करके, वो एक काफ़ी रोचक है। मतलब काफ़ी तेज़ी से आपका स्पेसशिप जा रहा है और तारे बहुत तेज़ी से वहाँ निकल रहे हैं। खैर, ये तो वर्म होल की बात। यूनिवर्स का जैसा आपको सबको को पता है कि यहाँ एक स्पीड लिमिट है ट्रैवल करने की, लेकिन वर्म होल में आप विदाउट ब्रेकिंग दैट स्पीड लिमिट समहाउ यूनिवर्स के 2 पॉइंट्स थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा जल्दी ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन वर्म होल में एक और ख़ासियत है, वर्म होल में आप यूनिवर्स के 2 पॉइंट्स को नज़दीक ही नहीं ला सकते, मतलब 2 पॉइंट्स पे जल्दी ट्रैवल ही नहीं कर सकते। चूँकि टाइम भी यहाँ एक डायमेंशन है, तो आप डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने सपोज एक वर्म होल बनाया है जिसका फ्रॉम पोर्टल ए टू पोर्टल बी है, हमने वो पोर्टल अलोंग टाइम लाइन वो 2023 पर बनाया है, दूसरा उसका पोर्टल का दूसरा एंड 2123 यानी 100 साल बाद वो खुल रहा है, तो हम उसके थ्रू टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, टाइम में भी आगे जा सकते हैं, नॉट इवन इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, टाइम में भी आगे या पीछे जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर फिलोसोफर्स का मानना है कि यूनिवर्स में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो बैकवर्ड इन टाइम की पॉसिबिलिटी को नलीफाई करेगा, ऐसा हमें वो करने ही नहीं देगा। अब ब्लैक होल के अंदर भी टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट आता है। इंटरस्टेलर जिसने देखी होगी उसमें यही है, क्योंकि हेवनली बॉडी है, हैवी मास की बॉडी है, वहाँ टाइम धीरे ट्रेवल करेगा, धीरे मूव करेगा, उस समय की गति अलग होगी, थोड़ा धीरे चलेगा, अर्थ पे थोड़ा सा तेज चलेगा वहाँ से, तो टाइम ट्रेवल इसमें भी होता है। लेकिन वर्म होल के साथ खेलने के बहुत तरीके हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि वर्म होल को बनाया जा सकता है थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। अभी फ़िलहाल मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी अगर हमें वर्म होल्स तैयार करने हैं। फ़िलहाल की टेक्नोलॉजी पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के लेवल पर भी नहीं पहुँचे हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन क्या होती है? जो अर्थ के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने में केपेबल हो। टाइप 2 सिविलाइजेशन के लेवल पर जब हम पहुंचेंगे तो ज़रूर वर्म होल बहुत नॉर्मल बात हो चुकी है। टाइप 2 सिविलाइजेशन क्या है कि हम अपने पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी को हार्नेस कर सके। हमारे सूरज से निकलने वाली इवन सिंगल बिट ऑफ एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं होगी, उसको हम यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे। आगे जाकर डायसन स्फीयर वगैरह वगैरह इसी तरह से कुछ वर्क करते हैं। कभी मौका मिला तो उसके ऊपर भी मैं एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। हाँ, टाइप 1 सिविलाइजेशन के लेवल को भी अचीव करने में हमें शायद 100 या 150 साल लगेंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन पर शायद हम 1000 या 1200 साल तक ह्यूमैनिटी पहुंच सकती है, उम्मीद है, अगर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी समय लगे। फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन वर्म होल और ब्लैक होल को लेकर। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी मेरी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके कमेंट्स में सजेशन मुझे ज़रूर मिलने चाहिए कि अगला टॉपिक क्या होगा। जब भी मौका मिलेगा मैं आपके लिए उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।